Assalamu alaikum dear students, how are you all? I am Kashif Abbasi and today we are going to start our new chapter number 4, which is motion in two dimension. In this chapter we will discuss what is projectile motion, and furthermore we will discuss circular motion. So let's start our chapter number 4, what is projectile motion. आप अपने डेली रूटीन में बहुत सारी मिसाल देखते हैं मोशन इन टू डायमेंशन की। इससे पिछले चैप्टर में हमने मोशन इन वन डायमेंशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट या तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अंडर ग्रेविटी, और आखिर में हमने टॉपिक किया था मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ इंक्लाइन प्लेन, एंड दैट वाज अ स्ट्रेट लाइन मोशन और मोशन इन वन डायमेंशन। आज हमने बात करनी है मोशन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब ये है कि ये अगर हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर ऑब्जेक्ट एक्स पर भी मूव करे और साथ साथ साइमल्टेनियसली वाई पर भी मूव करे, लाइक दिस। ये आपको एक कर्व नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की मोशन आपने अपनी डेली रूटीन में देखी है। जैसे एक फुटबॉल को किक किया जाए तो आप उसकी मोशन को इसी तरह ऑब्जर्व करेंगे। वो किसी हाइट पर भी जाती है और साथ साथ किसी दूरी पर भी जाती है। एक बैट्समैन हिट करता है बॉल को, तो लेट्स से किसी बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो ये ग्राउंड से बाहर अगर जाती है तो उसकी मोशन भी इस तरह होती है, ठीक है। इसी तरह कोई एनिमल जंप करता है तो उसकी भी मोशन इस तरह पैराबोलिक पाथ में, कर्व पाथ में होती है। किसी ऑब्जेक्ट को किसी खिड़की से फेंका जाए, ऐसे हम अगर किसी चीज़ को फेंकते हैं, लेट्स से यहाँ से हमने किसी चीज़ को फेंका, तो ये मोशन भी हमारे पास एक टू डायमेंशन मोशन है। और अगर मोशन इन टू डायमेंशन के अंदर ग्रेविटी भी एक्ट करे, अब मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या है? मोशन इन टू डायमेंशन यानी एक्स एंड वाई एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, सच अ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है तो हम उसकी इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका किसी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट के साथ, जो कि ए एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। अब हम ये वेलोसिटी वेक्टर विच इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा चैप्टर 2 में हम पढ़ कर आए हैं, तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक अलोंग एक्स एक्सिस जिसको हम वी नॉट एक्स कह सकते हैं, और एक अलोंग वाई एक्सिस जिसको हम वी नॉट वाई कह सकते हैं। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं। अब आप ये बात भी जानते हैं कि अगर अगर ये वेक्टर है जो कि एक अलोंग एक्स एक्सिस पर है, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है वी नॉट कोसाइन थीटा, और ये बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा। हम इसकी मोशन को ज़रा एनालाइज करते हैं। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन इज 0. If acceleration is 0, then we can say the final velocity component is equal to initial velocity component, and we can find distance s is equal to vit plus half at square। तो s की जगह हम लिख सकते हैं x, vi की जगह v नॉट x, t इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा उसको हम कैपिटल T प्लस हाफ एक्सेलरेशन 0, और ये टी स्क्वायर, ये टर्म 0 बन जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा v नॉट x इंटू टी, ठीक है। अगर हम मोशन अलोंग y एक्सिस की बात करें, अलोंग y एक्सिस, तो वी नो दैट इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -g and final velocity component is equal to v naught y minus gt, and distance is equal to v naught yt minus half gt square. With the help of these equations we can find or we can analyze its motion.
क्या हम एनालाइज कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम फेंकें तो कितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर का मतलब उसकी हाइट क्या होगी, ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, ये अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला, कितनी आगे जाएगा, कितना दूर जाएगा, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला, इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं, इसको हम वर्टिकल डिस्टेंस कहते हैं। फिर इसको पूरा टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, वो भी हम इसी इक्वेशन से निकालेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को जब हम डिस्कस करते हैं, हमने इसकी डेफिनेशन समझी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए और वो एक्स और वाई दोनों पर साइमल्टेनियसली मूव कर रहा हो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, सच अ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। उसकी एग्जांपल हमने देखी, जैसे फुटबॉल की मोशन हमने देखी, या जंपिंग ऑन ऑफ एनिमल देखी, मिसाइल को शूट किया जाता है, खिड़की से किसी चीज़ को फेंका जा रहा है, या बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है, ये सारी की सारी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल्स हैं। अब जब प्रोजेक्टाइल मोशन हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हमें कुछ अजम्पशंस लिखने पड़ते हैं। जैसे अजम्पशंस क्या होगा, हम अज्यूम करते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन को बेसिक समझना है, इसकी बुनियाद क्या है। सबसे पहला अजम्पशन हमारा ये होता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी act always downward। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर की जानिब जा रहा हो। देखें, अगर हम इसको इस तरह कर लें, ये एक्स और वाई है, ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा जी, वो हमेशा कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा, पहली बात। दूसरी बात, इट इज़ टेकन एज नेगेटिव, इट इज़ टेकन एज, जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ली जाती है, ये याद रखिएगा। क्यों ली जाती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की जानिब जा रहा है तो देखें, ऊपर की जानिब जब जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। अगर वेलोसिटी 10 थी तो 10 से हो गई 0, तो जब वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में डिक्रीज़ हुई तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। अब आप कह रहे होंगे सब जब ऊपर से नीचे आएगी तब नेगेटिव क्यों? देखें, ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड था, अब जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है देखें, नाउ इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड, अब इसकी मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज़ हो रही है लेकिन इसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया। पहले इसका डायरेक्शन अपवर्ड था, अब इसका डायरेक्शन क्या हो गया, डाउनवर्ड। तो इसलिए हम जी की वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव। दूसरी बात, रोटेशन ऑफ अर्थ does not affect the projectile motion। ज़मीन रोटेट कर रही है, जब ज़मीन रोटेट कर रही है तो ज़मीन का भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होता है, लेकिन वो एक्सेलरेशन इतना कम होता है कि इसकी मोशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, इसलिए हम उसको भी नेगलेक्ट कर देते हैं। और तीसरी बात, थर्ड वन इज एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? इफ अ बॉडी इज थ्रोन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड इट मूव्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, सच अ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। उसकी एग्जाम्पल हमने देखी और ये उसके एजम्पशंस हैं। हम असल में प्रोजेक्टाइल मोशन को सादा तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जब हमें ये बात समझ में आ जाती है तो फिर हम इस एजम्पशन के साथ भी इसको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे एयर रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल हम ना करें तो उसकी दूसरी इक्वेशंस आ जाएगी, ड्रैग फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इसको सिंपली तरीके से समझते हैं। तो इसको नोट कर लें। अब हम हाइट कैलकुलेट करते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करते हैं। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया विथ सम इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एट एन एंगल थीटा, एट दिस पॉइंट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट।
तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमें टाइम भी चाहिए। जैसे अगर हमें फार्मूला है y हमें मालूम करना है, तो y बराबर है v नॉट y t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें टाइम नहीं है तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। मालूम करते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी एफ यानी वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी। वी वाई ज़ीरो है, वी नॉट वाई माइनस का जी टी, माइनस का जी टी इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा वी नॉट वाई एंड टी इज इक्वल टू वी नॉट वाई अपॉन जी। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम taken to reach maximum height। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का ये टाइम t कहलाएगा, विच इज़ इक्वल टू वी नॉट वाई अपॉन जी। इसको यहाँ पुट करते हैं हम y की जगह h पुट करते हैं, ठीक है, और टाइम की वैल्यू h बराबर हो जाएगा वी नॉट वाई टी की जगह वी नॉट वाई अपॉन जी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, यानी वी नॉट स्क्वायर वाई अपॉन जी स्क्वायर। जी से जी कैंसिल हो जाएगा तो h बराबर हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर वाई अपॉन जी माइनस और वी नॉट स्क्वायर वाई अपॉन ये जी ख़त्म हो गया, नीचे 2 बचा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, चाहें तो एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो 2g आ जाएगा, ठीक है। ये 2 वी नॉट स्क्वायर वाई माइनस वी नॉट स्क्वायर वाई, इसका एलसीएम लिया, जी सेम रहा, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2 वी नॉट स्क्वायर वाई माइनस वी नॉट स्क्वायर वाई। तो हाइट हमारे पास आ गई वी नॉट स्क्वायर वाई अपॉन 2g, which can be write as we know that v naught y is equal to what, v naught sin theta। v naught y किसके बराबर है, v naught sin theta, तो हम लिख सकते हैं v naught स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल which depends on velocity and angle। if a velocity is constant, फर्स्ट किया हमने किसी वेलोसिटी से फेंका, तो अब हाइट डिपेंड करती है हाइट थीटा के ऊपर, ठीक है। तो हाइट का फार्मूला आ गया, फार्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। अच्छा अब हमने रेंज मालूम करनी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा x, तो उसके लिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विच विल बी इक्वल टू 2t। देखें यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t, फिर वापस आने का t, तो t विल बी इक्वल टू 2t। t कितना है आपके पास, v नॉट y अपॉन g, विच कैन बी राइट एज 2v नॉट साइन थीटा अपॉन, दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से फेंका और यहाँ आकर गिरा, इसमें कितना वक्त लगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगा, उसको हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, जो कि बराबर है 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी। जी की वैल्यू कांस्टेंट, थीटा आपको बताया जाएगा, और v नॉट ये वाली वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी से हमने फेंका था, ठीक है। सिंपल है, हाइट हमने कैलकुलेट कर दी, टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर पहुंचने का टाइम t, यहाँ आने का टाइम टोटल टाइम। अब हम कैलकुलेट करते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज़ रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका था आपने, तो कितनी ऊपर गया था, तो वो तो आपकी हाइट आ गई थी, ऐसे ही था, कितनी दूर गया, इसको हम रेंज का नाम देते हैं। तो रेंज के लिए हमारे पास सिंपली फार्मूला है, जैसे हमने भी डिस्कस किया था, x इज़ इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी, ऐसा ही था। अगर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x की जगह r और वी नॉट एक्स वाज इक्वल टू
v naught cosine theta, and t is the total time of flight, which is 2 v naught sin theta अपॉन जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने निकाला था, ये तीनों वैल्यूज पुट कर दें। r बराबर होगा v नॉट कोसाइन थीटा इंटू 2 v नॉट साइन थीटा अपॉन जी के। v नॉट यहाँ कर मल्टीप्लाई होकर v नॉट स्क्वायर अपॉन जी, और ये 2 साइन थीटा ब्रैकेट में ही, कोस थीटा को अगर हम ब्रैकेट में ले जाएं तो इससे हमारे एक फार्मूला बन जाता है ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के। इसलिए हम कोस साइन थीटा को इस ब्रैकेट में ले आए और वी नॉट जी को बाहर ले आए। तो आर बराबर हो गया वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, ये बन गया साइन 2 थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। If the velocity is constant, if a body is thrown with some initial velocity, then range depends on angle theta. ठीक है, so range is maximum at an angle 45 degree, because when this value gives you maximum value से क्या होती है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा ही है ना। तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 विच इज़ इक्वल टू 90, तो थीटा 90/2 45। यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब थ्रो करें, अगर ये एंगल 45 होगा तो रेंज क्या होगी हमारी, मैक्सिमम। दूसरी बात, रेंज सेम भी हो सकती है किसी दो डिफरेंट एंगल के लिए। जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, इधर ही बना लेते हैं, इसको ऐसे फेंका, ठीक है, और दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे फेंका। अब ये दो अलग अलग हैं, शेप सही नहीं बनी, इसको ऐसे बना लेते हैं। लेट्स से ये एक लॉन्ग ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है। द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री, द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल। तो अब प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो अलग अलग हो सकती है। अब इसकी ट्रेजेक्ट्री देखें, दिस इज़ फ्लैट ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, और इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो हाई ट्रेजेक्ट्री है। अब लेकिन इन दोनों में हमारे पास रेंज क्या है, सेम है, रेंज इज सेम फॉर टू एलिवेशन एंगल। ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो किसी भी दो डिफरेंट एंगल के लिए रेंज सेम हो सकती है। और उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, उसका फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू 45 प्लस माइनस अल्फ़ा, ठीक है। जैसे अब मैं पुट करता हूँ अल्फ़ा की वैल्यू, लेट से मैंने ले ली 15, तो अब 15 इसमें प्लस करें, 45 में प्लस करें 15, तो हमारे पास आ जाएगा 30, और 45 में माइनस करें तो 60, सॉरी 45 में प्लस करेंगे तो 60 आ जाएगा, 45 में माइनस करेंगे तो 30, तो 30 और 60 डिग्री के लिए रेंज क्या होगी, सेम, ठीक है। आप पुट करके दे सकते हैं, यहाँ 30 पुट करें, 30 की वैल्यू 60, साइन 60 की वैल्यू जो भी आएगी तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2, साइन 60 बराबर होता है आई थिंक √3 अपॉन 2 के, ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगर 60 पुट करेंगे, 60 टू 120, तो साइन 120 की वैल्यू भी यही है √3 अपॉन 2, तो सेम आ जाएगा आंसर। तो रेंज कुड बी सेम फॉर एनी टू एलिवेशन एंगल, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसकी एग्जांपल्स हमने देखी, और हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया, मोशन को एनालाइज किया, एजम्पशंस देखा, रेंज को कैलकुलेट किया। अब इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अ लॉन्ग जंपर लीव्स द ग्राउंड एट एन एंगल 20 डिग्री
टू द हॉरिजॉन्टल एंड एट अ स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार डज ही जंप, कितनी दूर वो जाके गिरेगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करवा रेंज, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट, और उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। अज्यूम द मोशन ऑफ लॉन्ग जंपर इज दैट ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक जंपर एक लॉन्ग जंपर जंप लगाने वाला ग्राउंड को लीव करता है इस एंगल से, डेटा बना लें 20 डिग्री, इनिशियल वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकेंड, हाइट मालूम करवा रहा है और रेंज। सिंपल प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन, as we know that height is equal to v naught square sin square theta upon 2g। पुटिंग दी वैल्यूज़ करें, v naught की वैल्यू 11 का स्क्वायर 121, साइन 20 का स्क्वायर देंगे 2g। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। जब आप इसको सॉल्व करेंगे साइन 20 की वैल्यू का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय देन 2 मल्टीप्लाई 9.8, तो ये आपको आंसर बता देगा। इसी तरह रेंज कैलकुलेट करनी है, तो रेंज के लिए फार्मूला है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। वी नॉट कितना है 11 यानी 121 साइन 40 हो जाएगा, 2 एंगल की जगह 20 टू ज़ा 40, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। मैं वैल्यूज पुट कर दिए, ये फार्मूला है, ये वैल्यूज पुट करी, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 7.94 आ जाएगा इसका आंसर। हाउ फार डज ही जंप, और इसका आंसर आ जाएगा 0.72 मीटर। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह मज़ीद बातें करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।